Good morning, students. I welcome you all in my channel AKD पाठशाला. So last की क्लास हमने क्लास 11th के लिए बनाई थी स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर ऑप्टेड द कॉमर्स फॉर द फर्स्ट टाइम. सो उसमें मैंने आपको बेसिक्स कुछ एक टर्म्स थे जो अकाउंटिंग का मीनिंग था और अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमने किया था. तो आज उसके बाद के टॉपिक को हम आसान बनाएंगे ताकि आपको अकाउंटिंग पढ़ने में आसानी हो. सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में नेक्स्ट लेसन में उस लेसन में कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फीचर्स ऑफ द अकाउंटिंग. अब हमारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के. अब सबसे पहले अगर आप देखो तो हमारे पास अकाउंटिंग में हमने पहले क्या क्या पढ़ा था. हमने उसमें पढ़ लिया था उसका आइडेंटिफाई करो, उसको मेज़र करो, मेज़र के बाद हम उसे रिकॉर्ड करना है, फिर हमने उसे क्या करना है उसकी कम्युनिकेशन करना होता है टू द एंड यूज़र्स. तो अब अगर आप देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में मेरे पास फीचर में सबसे पहला इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो फीचर है दैट इज़ द रिलायबिलिटी. अब रिलायबिलिटी क्या होती है? दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, जो हम आइडेंटिफिकेशन से लेकर कम्युनिकेशन तक करते थे, वो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है और उसकी क्वालिटी कैसी है. अब इंफॉर्मेशन की क्वालिटी किस पर बेस है? दैट इज़ बेस्ड ऑन कि हम उसमें कितनी एरर्स हैं, उसमें हमारी एरर्स एंड बायस, इन दोनों चीज़ों से हमारी इंफॉर्मेशन अलग होनी चाहिए. हमारी इंफॉर्मेशन में ना तो कोई एरर्स होनी चाहिए ना तो कोई बाइस होनी चाहिए. अगर इस चीज़ में है तो हमारी इंफॉर्मेशन की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी और वो रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं रहती है. और हम इसमें क्या कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन जब हम लिख रहे थे और जो वो राइटिंग कर रहा था इंफॉर्मेशन, दैट मस्ट बी इन अ फेथफुल मैनर. वो उस भरोसे वाला आदमी होना चाहिए था जिसने इंफॉर्मेशन लिखी थी, वो उसने बड़ी ही फेथफुली लिखी है. तो फेथफुल इंफॉर्मेशन जो होगी इन फेथफुली मैनर, तो वही इंफॉर्मेशन जो होती है हमारी रिलायबल होती है. अब नेक्स्ट फीचर जो है इसमें हमारा दैट इज द रेलिवेंस. तो इंफॉर्मेशन जो हमारी है वो रेलिवेंट भी होनी चाहिए. रिलायबिलिटी के साथ साथ क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ साथ वो रेलिवेंट होना चाहिए. अब रेलिवेंट इन द सेंस कि हमारी इंफॉर्मेशन जो है ऑन टाइम होनी चाहिए. कि इंफॉर्मेशन जो होगी हमारी इन टाइम होनी चाहिए. अगर कोई इंफॉर्मेशन हमारी अभी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल, तो वो इंफॉर्मेशन अभी यूज़ हो रही है, बाद में वो यूज़ ना हो तो इंफॉर्मेशन का कोई काम नहीं. तो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो होती है वही हमारे काम में. नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर आउटकम्स. जो हमारे फ्यूचर के आउटकम्स हैं उसको ये प्रिडिक्ट कर सके. नो डाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनप्रिडिक्टेबल एंड अनसर्टन. हमारा बिजनेस जो होता है उसका जो एनवायरनमेंट होता है, जो फ्यूचर होता है हमारा, वो अनसर्टन होता है, वो अनप्रिडिक्टेबल होता है. हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बट हम उसके आउटकम्स निकाल सकते हैं कि क्या हो सकता है, कैन बी डन इन फ्यूचर. तो हम उसके रिलेटेड प्लानिंग कर लेते हैं, वहाँ से हम कवर कर लेते हैं. तो ये इंफॉर्मेशन है. इंफॉर्मेशन जो होती है इन टाइम होनी चाहिए और साथ में हेल्प्स इन प्रोडिक्शन ऑफ द फ्यूचर आउटकम्स होनी चाहिए. इसी चीज़ से हमें क्या होता है, इसी चीज़ से हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है. हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. ये हमारा हो गया इसका रिलायबिलिटी के बाद रेलिवेंस. तो थर्ड इसमें हमारे पास क्या आ जाता है? थर्ड अगर आप देखो तो हमारे पास इसमें एक ऑप्शन आता है जिसे हम कहते हैं कंपैरेटिबिलिटी भी कहते हैं. कंपैरेटिबिलिटी के साथ हमारा अंडरस्टैंडिंग भी है. तो हम उससे पहले अंडरस्टैंडिंग को समझ लेते हैं. हमारा एक और फीचर है अंडरस्टैंडिंग. अब जो इंफॉर्मेशन राइट की जिस बंदे ने, वो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग की अगर इंफॉर्मेशन किसी ने राइट की तो वो समझ भी इन दैट मैनर होनी चाहिए जिस मैनर वो उसने लिखी.
तो अगर उसका वो तरीका उसने सही, अगर उसको अकाउंटिंग नहीं पता होगी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एनालाइज नहीं कर पा रहा, तो इट मीन्स वो अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो सही नहीं बनी हुई। तो इसलिए हमें अंडरस्टैंडिंग इन सेम मैनर होनी चाहिए, इन दैट मैनर विच वॉज रिटन, जिस मैनर में वो लिखी गई थी। तो अंडरस्टैंडिंग इन सेम मैनर, तो अंडरस्टैंडिंग इन सेम मैनर, सेम मैनर in which it was written, in which it was written, जिसमें वो लिखी गई थी, जिस संदर्भ में, जिस मैनर में, उस ही मैनर में वो समझ में आनी चाहिए। अब लास्ट इसमें हमारा आ जाता है फोर्थ, कंपैरेटिबिलिटी। कंपैरेटिबिलिटी, अब कंपैरेटिबिलिटी क्या चीज होती है? कंपैरेटिबिलिटी का मतलब है, अब हम कोई इन्फॉर्मेशन लिख लें, रिलायबल इन्फॉर्मेशन, हमारे पास रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है, बट अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो रिटन है, आज हमने जो रिटन की है, जो लिखी हुई है, वो आने वाले टाइम में वो हमारे काम नहीं आ रही, तो उस इन्फॉर्मेशन का भी कोई फायदा नहीं। तो इन्फॉर्मेशन शुड बी यूटिलाइज्ड इन फ्यूचर ऑल्सो एंड ऑन डिफरेंट पीरियड और डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर्स ऑल्सो। तो जैसे अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होता है, मान लो हमने एक साल में कोई इन्फॉर्मेशन लिखी, 2022 में अभी चल रहा है, 2022 की इन्फॉर्मेशन हम लिख रहे हैं, तो अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होने के बाद हम उसे 2000 जो हमारा 23 आएगा, तो उसमें यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो यूज़ नहीं हो रहा, तो अगर उस टाइम यूज़ नहीं होगा तो उस इन्फॉर्मेशन का क्या फ़ायदा। अब हम क्या करेंगे, अगर ये इन्फॉर्मेशन ए कंपनी है, फॉर एग्जांपल अगेन ए एंड बी एंड सी हमारे पास अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग फर्म या एंटरप्राइजेस हैं, तो इसने कोई इन्फॉर्मेशन लिखी, ए ने और बी ने जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो सी के साथ कंपेयर नहीं हो रही अगले साल जाकर। तो अगर वो सी के साथ कंपेयर नहीं कर पा रहे, कंपैरेटिबिलिटी नहीं बन रही उस सब्जेक्ट की, उस हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, तो उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हमारी वो बायस हो जाएगी, वो प्रेजुडाइज्ड हो जाएगी और वो हमारी यूजलेस हो जाएगी। तो हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए जो ये हमारे मेन फीचर्स हैं, रिलायबल होना चाहिए और हमारी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होनी चाहिए, हमारी इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, और कंपैरेटिबिलिटी वो कंपेयर भी होनी चाहिए टाइम टू टाइम डिफरेंट फर्म्स के साथ, डिफरेंट एंटिटीज़ के साथ। अब इसके बाद अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखो तो हमारे पास जो नया टॉपिक इसमें है, ये टॉपिक यहाँ पर हम कवर करते हैं, तो हमारे पास इसमें जो न्यू टॉपिक है दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग हम लिख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव क्या है या उसके इंपॉर्टेंस क्या है, अकाउंटिंग हमें कहाँ कहाँ काम आ सकती है, हमारी क्या क्या हेल्प कर सकती है, वो सब चीज़ें हम यहाँ लिखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव देखिए, अगर आप अकाउंटिंग का फर्स्ट एंड फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव देखें, दैट इज मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, दैट इज सिमिलर टू द बुक कीपिंग। जो हमारी बुक कीपिंग होती थी, दैट इज द ओल्ड कॉन्सेप्ट, उसका काम क्या होता था, ओनली टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स। उसमें से हम कोई चीज़ एनालाइज नहीं करते, कोई प्रॉफिट एंड लॉस, कोई बैलेंस शीट, वैसी चीज़ें हम नहीं बनाते थे, बट हम उसको रिकॉर्ड्स बनाते थे ओनली टू लर्न। इसी तरह अकाउंटिंग के अंदर हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट एन ईजी फॉर एनी बिजनेस एंटरप्राइज और एनी बिजनेस ओनर टू learn or to remember all the transaction whatever he do in a business per day। एक दिन में कितनी हजारों ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं कंपनीज के अंदर, तो वो सारी चीज़ें वो याद तो रख नहीं सकता, चाहे मोस्ट इंटेलिजेंट क्यों ना हो। तो ह्यूमन का कुछ लिमिटेशंस हैं, तो हम उन बुक्स अकाउंट्स में अकाउंट्स को मेंटेन कर लेते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लेते हैं। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है शो कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, P&L। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ P&L। तो कोई भी जो बिजनेस ओनर होगा वो क्या करता है, वो अपनी अर्निंग की जो एक वो डिटेल्स बना के रखता है ओवर ए अकाउंटिंग ईयर पीरियड ऑफ टाइम, कि उसने उस एरा में, उस टाइम में, उस वक्त में, एक साल में उसने कितना अर्न किया। अब वो जितना अर्न करेगा उससे वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि उसका रेवेन्यू और उसकी एक्सपेंसेस कितने हैं। अगर मान लेते हैं
उसने चेक किया कि उस साल में उसका जो रेवेन्यू आया दैट इज़ द 5 लाख, उसका रेवेन्यू 5 लाख आ गया, तो उसके एक्सपेंसेस जो हो गए दैट इज़ द 4 लाख, ये उसके 4 लाख के एक्सपेंसेस हो गए, इंक्लूडिंग इसमें कॉस्ट में इंक्लूड हो रही है मेरी एक्सपेंसेस में। तो उसका जो प्रॉफिट होगा दैट इज उसमें से रेवेन्यू में से हम एक्सपेंसेस उसके माइनस कर देंगे, तो ये उसका प्रॉफिट बन जाएगा। एंड वाइस वर्सा, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए तो उसके रेवेन्यूज कम हो जाएंगे, तो रेवेन्यू कम होगा तो उसका लॉस बन जाएगा। और वो कैसे हुआ? वो हुआ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। इससे हमें ये पता लग जाता है कि जो अकाउंटिंग है उसका एक और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाता है इसमें थर्ड हमारा ऑप्शन दैट इज डिपिक्टिंग फाइनेंशियल पोजीशंस। फाइनेंशियल पोजीशन, अब फाइनेंशियल पोजीशन किसकी? किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। अब ये जो हमारा अकाउंटिंग है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है शोइंग दी फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बताता है? क्योंकि जब भी हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें हम सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो वो जो बैलेंस शीट बनाई जाती है, वो जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो वो बैलेंस शीट का मेन मकसद क्या होता है? शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी और ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हमारे पास बैलेंस शीट में एक साइड पर एसेट्स आ जाते हैं, इस साइड्स पर दूसरी साइड पर लाइबिलिटीज आ जाती हैं। इस चीज़ों से हमें ये पता लग जाता है कि कंपनी के इकोनॉमिक रिसोर्सेज कितने हैं, उसकी ऑब्लिगेशंस कितनी हैं, और ये जो फाइनेंशियल ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये हमारे बाद में यूज़ करते हैं। आपको मैंने पहले बताया था हमारे एक्सटर्नल यूजर्स, तो यूज़र बाद में बताऊंगा आपको मैं नेक्स्ट में। तो हमें यहाँ क्या पता लग रहा है? मेंटेन होते हैं रिकॉर्ड्स, फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव, और इसका डिपिक्टिंग दी फाइनेंशियल पोजीशन, ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज को शो करता है जिससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाती है। और लास्ट इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज द क्या कहते हैं यूजेस यूजर, इंटरेस्टेड यूजर, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अब यूजर्स क्या है? आपको मैंने लास्ट की क्लास में समझाया था, वी हैव टू टाइप्स ऑफ यूजर, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। अब यूजर में अब ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किसको करते हैं? अकाउंटिंग क्या करती है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है यूजर्स को। अब इंफॉर्मेशन किस सेंस में प्रोवाइड करते हैं? इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग जो प्रोवाइड करती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स एंड चार्ट्स एंड ग्राफ्स। इन सब चीज़ों के जरिए से एक अकाउंटिंग जो है हमारे यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, एंड दैट इंफॉर्मेशन बिकम द बेस ऑफ डिसीजन मेकिंग फॉर द मैनेजमेंट अकाउंटिंग्स। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे टॉप लेवल्स हैं, जो यूजर्स हैं हमारे, जो टॉप लेवल के हमारे ऑफिसर्स होते हैं उसमें इंटरनल यूजर्स, वो क्या करते हैं? बहुत सारी हमारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो यहाँ से प्रोवाइड हो रही है इसको यूज़ करके वो डिसीजंस बनाते हैं विच आर टू बी फॉलोड बाय आवर लोअर लेवल्स। सो यहाँ पर हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट होते हैं, और फिर अब हम क्या देखेंगे? इसके बाद हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, फीचर्स हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गया, एंड ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा आ जाता है रोल ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग का रोल क्या है? तो रोल ऑफ अकाउंटिंग में हम ध्यान से देखेंगे, हमारे पास है दैट इज द रोल ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का हमारी बिजनेस में क्या रोल है। तो रोल आप अगर आप ध्यान से पढ़ो बेटा, मैंने आपको मीनिंग के टाइम पे समझाया था कि जैसे 1941 में हमारे AICPA ने अलग मीनिंग दिया था, फिर AAA ने अलग मीनिंग दिया 1960 में, फिर AICPA ने 1971 में मीनिंग उसका चेंज होता गया। तो दैट मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे एक सोसाइटी में बढ़ती है वैसे वैसे हमारी अकाउंटिंग का रोल जो है बढ़ता जा रहा है। जैसे क्योंकि अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक इवेंट्स, सो जैसे अकाउंटिंग डेवलपमेंट इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन अकाउंटिंग डेवलपमेंट होते ही हमारे अकाउंटिंग का रोल इंक्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे ही इंक्रीज हो रही है तो हमारी इससे इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज इन
यूज ऑफ अकाउंटिंग। तो उससे हमारा अकाउंटिंग का यूज भी ज़्यादा हो रहा है, तो अकाउंटिंग का रोल इंप्रूव होता जा रहा है। अगर अकाउंटिंग ना हो तो हम ना तो रिकॉर्ड मेंटेन कर पाएंगे, अकाउंटिंग ना हो तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे किसी बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंटिंग नहीं है तो हम उससे फाइनेंशियल पोजीशन भी नहीं शो कर पाएंगे, और अकाउंटिंग नहीं है तो हम किसी को एंड यूजर्स को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है तो जो टॉप लेवल्स हैं वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते जिससे कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन शो किया जा सके। फाइनेंशियल पोजीशन हम जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो हम शो नहीं कर पाएंगे, हम इसको कभी भी शो नहीं कर पाएंगे सही तरीके से अगर हमारे पास अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन नहीं है। इसी से हम कॉस्ट जो है, कॉस्ट इनकर्ड जो है, जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर हम कर रहे हैं, जो अपने बिजनेस में हम कर रहे हैं, वो भी हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए, हम वो भी नहीं कर पाएंगे। तो डिसीजन मेकिंग भी यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा इन चीज़ों से, डिसीजन मेकिंग। तो इट मीन्स अकाउंटिंग का जो रोल है दैट इट हैज़ ए वाइटल रोल in showing the financial position, it showing the cost incurred in the business and taking the decision by the management accounting। तो इसलिए हमारा जो अकाउंटिंग का रोल है वो धीरे धीरे हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो बढ़ता ही जा रहा है। तो बिजनेस जैसे इंक्रीज होगा तो उस तरह अकाउंटिंग का रोल भी इंक्रीज होगा, क्योंकि अकाउंटिंग मैं आपको लास्ट में बता चुका हूँ, अकाउंटिंग क्या है, इट इज़ एन लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वो बोलती नहीं है, वो बोलेगी नहीं, बट इट विल शो बाय इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है रोल ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। सो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और हमको अकाउंटिंग पढ़ने से पहले साथ साथ में इन छोटे छोटे आइटम्स हैं, बेसिक टर्म्स विच मस्ट वी हैव टू लर्न। सो बेसिक टर्म्स हमारे पास जो अकाउंटिंग में यूज़ होने वाले हैं वो क्या हैं, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास है बिजनेस एंटिटी। अब बिजनेस एंटिटी, और इसको स्पेशली अलग से एंटिटी भी बोल सकते हैं। अब एंटिटी क्या चीज़ होती है, एंटिटी हैज़ ए डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। हमारी इसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। अब इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस क्या होती है वो आप क्लास 12th में भी जब आप पहुंचोगे वो भी आप पढ़ोगे कि एक कंपनी हैज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसी तरह हम एंटिटी किसे बोलेंगे, जिसकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो, जिसको ओनर ऑफ बिजनेस के साथ कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि इफ़ यू कैन सू इन द नेम ऑफ द कंपनी। कोई कोर्ट में केस होता है तो आप कंपनी के नाम पे केस करते, उसके मालिक के नाम पे नहीं करते हम। तो इसकी एक अलग एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। अब एंटिटी के बाद हमारे पास दूसरा आता है टर्म्स, दैट इज द ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, ट्रांजैक्शन इट इज एन इवेंट, इट इज एन इवेंट। ये इवेंट होती है बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, जो दो या दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच में जो भी एक इवेंट होती है, इवेंट बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, टू और मोर एंटिटीज, इनके बीच में जो भी हमारी इवेंट होती है। बट इवेंट शुड बी इन इकोनॉमिक इवेंट, इट शुड नॉट बी नॉन इकोनॉमिक इवेंट। तो इकोनॉमिक जो इवेंट होगी जो दो और दो एंटिटीज के बीच में, उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। मे बी सेल, मे बी परचेज, मे बी रिसीविंग, मे बी पेमेंट्स, ऑल दीज कम्स अंडर ट्रांजैक्शंस। अब ट्रांजैक्शन फर्दर डिवाइडेड इनटू कैश और क्रेडिट। ट्रांजैक्शन हमारे पास कैश की भी हो सकती है और ट्रांजैक्शन हमारे पास क्रेडिट में भी हो सकती है, क्योंकि बिजनेस जो होता है दोनों तरह से चलता है, कैश में भी चलता है और उधार में भी चलता है। अब ट्रांजैक्शन के बाद हमारे पास जो नया और है, हमारे पास और बहुत सारे हमारे पास बेसिक आइटम्स हैं दैट मस्ट वी हैव टू लर्न, दैट
ट्रांजेक्शन के बाद हमारे पास एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं। तो एसेट्स हम देख लेते हैं क्या होता है। एसेट्स, इट इज़ एन इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ ए कंपनी। कंपनी के जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होती हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, कोई भी कंपनी के जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं वो एसेट्स होते हैं। और वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का काम क्या होता है, दैट इकोनॉमिक रिसोर्सेज हेल्प्स द बिजनेस टू रन, वो बिजनेस को चलाने में हमें मदद करते हैं। अब हमारे पास एसेट्स कौन कौन से होते हैं, एसेट्स कैन बी हमारे पास जैसे प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरीज। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं बिजनेस को चलाने में मदद करती हैं, वो हमारी सब चीज़ें एसेट्स होती हैं। एसेट्स हमारे दो तरह के हो जाते हैं, फर्दर डिवाइड हो जाते हैं हमारे पास एसेट्स। हमारे पास फर्दर टू एक करंट एसेट्स होते हैं हमारे पास, और हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हो जाते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। बट एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, अगर कोई कंपनी का मालिक है तो उसकी कोई अपनी गाड़ी है, वो एसेट्स नहीं है वो, क्योंकि वो जो उसकी गाड़ी है वो उसके पर्सनल यूज़ के लिए है। बट हमारे पास एक और गाड़ी है उसकी जगह, जो हमारे एम्प्लॉयज़ को वहाँ से उनके घर से हमारे घर तक लेकर आता है, हमारे बिजनेस सेटअप तक लेकर आता है, तो उसको हम एसेट बोलेंगे, ना कि किसी ओनर की अपनी गाड़ी को हम एसेट बोलते हैं। अब एसेट के बाद हमारे पास फोर्थ आ जाता है हमारे पास लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज क्या होती हैं, दैट इज द ओब्लिगेशन और डेट्स। ये ओब्लिगेशन और डेट्स होती हैं, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए क्लेम ऑन एसेट्स। इसको हम क्लेम्स ऑन एसेट्स भी कहते हैं, क्लेम्स ऑन एसेट्स, वो आप बाद में पढ़ोगे। तो इसको हम ओब्लिगेशन ऑफ डेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो होते हैं खर्चे होते हैं, ये वो पेमेंट्स होती है जो बिजनेस को कभी ना कभी करनी पड़ती हैं। तो ये हमारे लाइबिलिटी, जो हमारा लाइबिलिटी साइड, अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारे इस साइड पर एसेट्स आ जाते हैं, राइट साइड पर, इस साइड पर लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो यहाँ ये शो हो जाता है। अब लाइबिलिटी जिम्मेदारी है कंपनी को कभी ना कभी तो पे करनी होती है, एसेट्स, लाइबिलिटीज़। उसके बाद अगर हमारे पास देखो तो फिफ्थ टर्म हम देखते हैं, दैट इज द कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल बाद में कंपनी अकाउंट्स जब आप पढ़ोगे क्लास 12 में, वहाँ देखो कैपिटल फर्दर डिवाइड हो रही है, ऑथराइज कैपिटल जिसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, फिर पेड अप कैपिटल, दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो फिलहाल आपके पास जो सिलेबस में दैट इज कैपिटल। कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस। जो भी बिजनेस एंटरप्राइज में उसने पैसा लगाया हुआ है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। और वो कैपिटल किस फॉर्म में हो सकती है? कैन बी इन ए कैश, वो कैश की फॉर्म में भी हो सकती है, इन फॉर्म ऑफ ए एसेट्स भी हो सकती है, एसेट्स की फॉर्म में भी हो सकती है। एसेट मैं आपको बता चुका हूँ, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, प्लांट, मशीनरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट, उन सब चीज़ों में भी वो हो सकती है। मीन्स अगर नॉर्मली समझे तो कैपिटल वो पैसा होता है जो एक बिजनेसमैन फर्स्ट टाइम पर कंपनी बनाने पर या बिजनेस स्टार्ट करने पर जो उसमें पैसा लगाता है, दैट इज द कैपिटल। कैपिटल के बाद हमारे पास एक मेन टर्म आती है, दैट इज द सेल्स। व्हाट इज सेल्स? तो सेल्स क्या होती है? सेल्स अगर आप देखो तो एक ऑफर होता है, इट इज एन ऑफर बाय द कंपनी टू द कस्टमर्स टू बाय देयर प्रोडक्ट्स or goods and services. It is an offer by any business organization, by business or enterprise to public to buy their goods and services. GNS stand for the goods and services और प्रोडक्ट्स ऑफ कंपनी। ये है सेल्स। जब कोई भी कंपनी अपना जो वो चीज़ को मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है, उसको मार्केट में देती है, पब्लिक को देती है, किसके लिए? खरीदने के लिए, तो उसको हम गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक टर्म और आ जाती है बीच में, दैट इज द रिटर्न। सेवंथ, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न।
अब सेल्स रिटर्न क्या होती है? सेल्स रिटर्न होती है, मान लो आपने कोई चीज़ बेची, आपने 5 लाख की सामान बेचा, आपको वहाँ से अगले किसी कस्टमर को वहाँ से सामान पूरा पसंद नहीं है, उसने बोला कि मैं 1 लाख का एक्सेस हो रहा है तो आई डोंट वांट टू बाय, तो मैं उसको 1 लाख को वापस दे दूंगा और वो जो वापस आएगा उसको मैं बोलूँगा सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। अब ये जो रिटर्न है, ये रिटर्न हमारे पास कंपनी में वापस आ रहा है, इसलिए हम रिटर्न इनवर्ड कह जाते हैं। अब इसमें इसके बाद यहाँ पर एक नई टर्म और आ जाती है हमारे पास, बट ये सेल्स रिटर्न 8th, इसको हम बोलेंगे डेटर्स, न्यू टर्म। अब डेटर क्या चीज़ होती है? हम जब भी कंपनी में बिजनेस करते हैं 2 तरह से होता है, मैंने आपको बोला ट्रांजेक्शन हमारी कैश में भी होती है, क्रेडिट में भी हो सकती है। तो जो कैश में अगर हमारी ट्रांजेक्शन हो जाए तो डेटर नहीं बनते, अगर हमारे क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हो गई तो वो हमारी ट्रांजैक्शन जो होगी उससे हमारा डेटर तैयार हो जाएगा। अब डेटर, हु इज द डेटर? डेटर इज द पर्सन हु ओज टू द कंपनी, ओज टू एंटरप्राइज और बिजनेस, एंटरप्राइज और बिजनेस। ये वो आदमी है जिसने हमसे सामान लिया और सामान लेने के बाद इसने बोला कि मैं अभी पेमेंट नहीं कर सकता, एट सम टाइम आई विल मेक योर पेमेंट, तो उस टाइम पीरियड के बाद मैं उसका पेमेंट कर दूंगा। तो इतनी देर तक हम उसको डेटर बना के रखते हैं और ये हमारा एसेट होता है, और जब उसका टाइम पीरियड आता है हम उससे पेमेंट ले लेते हैं। ये होता है डेटर। अब डेटर के बाद सेल्स हमने पढ़ लिया, सेल्स रिटर्न। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है नेक्स्ट, दैट इज द परचेज। अब परचेज क्या चीज़ होती है? परचेज, परचेजेस। अब परचेजेस क्या होती है? अमाउंट ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर्ड बाय द बिजनेस, द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज, GNS, प्रोक्योर्ड, जो प्रोक्योर किया जाता है बाय बिजनेस। किसी बिजनेस ने कोई चीज को प्रोक्योर किया है, गुड्स एंड सर्विसेज को, तो वो जो चीजें उसने कुछ खरीदा है बाहर से, तो वो उसकी परचेज बन जाती है। अब परचेज भी हमारी 2 तरह में होती है, कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है। ठीक है, चलो ये टॉपिक मैं बाद में लेता हूँ, इसके साथ हम इसका रिटर्न ले लेते हैं पहले। अब परचेज रिटर्न क्या हो गया? परचेज रिटर्न, अब ये इसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। जिस तरह सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड कहते हैं, इसी तरह परचेज को हम, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड करते हैं। क्योंकि हमने परचेज कहाँ से किया था? बाहर से। हमने वहाँ से कोई चीज़ लाई थी और हमारे पास कंपनी में वो जितना यूज़ हो रहा था उतना हुआ, बाकी हमने उसके साथ रिक्वेस्ट किया कि भाई ये हमको अभी नहीं ज़रूरत, तो आप इसको आप वापस ले लीजिए, आप हम ये जो परचेज किया दैट वन वी वांट टू रिटर्न टू योर कंपनी। तो हम उसको जब रिटर्न करते हैं तो वो रिटर्न बाहर को जाता है, तो ये रिटर्न आउटवर्ड हो जाता है। अब यहाँ आ जाता है हमारा नया टॉपिक एक तैयार होता है, यहाँ पर एक और टर्म, दैट इज द क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स क्या चीज़ होती हैं? जिस तरह से डेटर वो लोग हैं दैट ओज टू द एंटरप्राइजेस, इसी तरह क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनको बिजनेस ने पेमेंट करनी होती है। अब बिजनेस पेमेंट कैसे करती है? अगर कैश में उसकी परचेज हुई होती तो हम उसको कैश में उसको ख़त्म कर देते। अगर हमने परचेज की थी क्रेडिट में, तो क्रेडिट में हमने परचेज की उधार पर, तो किसी टाइम आने पर हमने उनका पेमेंट तो करना है, तो वो जो हम उनको पेमेंट करते हैं किसी टाइम पर, तो इतनी देर तक हम उनके क्रेडिटर बने रहते हैं। वी हैव टू पे, ठीक है, बिजनेस हैव टू पे, बिजनेस हैव टू पे, हैव टू पे, बिजनेस को ये पेमेंट करनी पड़ती है। किनको? जिनसे हमने खरीदा हुआ होता है सामान, तो ये होते हैं हमारे क्रेडिटर। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक और आ जाता है, क्रेडिटर के बाद हमारे पास इसमें परचेज क्रेडिटर, एंड 12th हम लेते हैं दैट इज दी रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या है? इट इज एन इनकम,
जो भी कंपनी का जो पैसा इनवर्ड आता है, जो भी सेल करने के बाद, अमाउंट अर्नड बाय बिजनेस आफ्टर सेलिंग, चीज़ें बेचने के बाद जो उनको पैसा आता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं हम रेवेन्यू, जो भी पैसा आता है। अब रेवेन्यू हमारे पास कभी हमें डिविडेंड की फॉर्म में भी आ सकता है, रेवेन्यू हमें इंटरेस्ट के फॉर्म में भी आ सकता है, इन एनी अदर फॉर्म। सो रेवेन्यू के बाद हमारे पास आ जाती है एक और चीज़, दैट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या है? अमाउंट इनकर्ड ऑन, किसके ऊपर? ऑन डेली बिजनेस ट्रांजैक्शन, डेली बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो भी हम डेली बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं उसके ऊपर जो हम पैसा खर्चते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। अब यहाँ दो टर्म्स आ जाती हैं, एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर, वो आपको बड़ी क्लास में बाद में समझाऊंगा मैं, बट आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ एक्सपेंसेस क्या है। अगर मैं कोई पैसा स्मॉल करंट एसेट के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ, हमारे करंट एसेट को चलाने के लिए बिजनेस को, तो वो मेरा एक्सपेंसेस में आ जाता है। अगर मैं फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर कोई खर्चा करता हूँ तो जो लॉन्ग टर्म में कवर होने वाला है तो उसको मैं बोलता हूँ एक्सपेंडिचर। इसके बाद एक और मेन टॉपिक है, मेन चीज़ है, दैट इज द डिस्काउंट। तो डिस्काउंट को समझेंगे, क्या चीज़ होती है बेटा? डिस्काउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमारे पास डिस्काउंट जो होता है बेटा फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड हमारे पास कैश डिस्काउंट। हमारे पास दो तरह के डिस्काउंट्स होते हैं। ट्रेड डिस्काउंट कौन सा होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है, इट इज बिफोर सेलिंग, एट द टाइम ऑफ सेलिंग, जो हम सेलिंग के टाइम पर देते हैं, एट द टाइम ऑफ सेलिंग, ये सेलिंग के टाइम पर दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ये पेमेंट के टाइम पर दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में ये चीज़ आ सकती है आपको। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या है? मान लो मेरी 1,00,000 में एक छोटी अमाउंट लेते हैं, मेरी 1,000 रुपये की एक चीज़ है तो मुझे वो बेचनी है। मैं क्या करता हूँ, 1,000 रुपये की चीज़ को बेचने से पहले मैं बोलता हूँ कि मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। जैसे आपने देखो बहुत सारे एडिडास देखे होंगे, बड़े सारे ब्रांड देखे होंगे, विंटर्स में वो क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को सेल पे लगाते हैं। तो एट द टाइम ऑफ सेल दे प्रोवाइड डिस्काउंट 10%, 25%, दैट 50% तक वो चले जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, मैं सेलिंग करता हूँ 1,000 रुपये की चीज़ें, मैं बोल देता हूँ, मैं बोर्ड लगा देता हूँ कि एट द रेट ऑफ 30% डिस्काउंट पे दूंगा। तो 30% डिस्काउंट अगर मैं बनाता हूँ तो मेरा इसका 30% डिस्काउंट इसमें माइनस करके मैं बोलूँगा कि 300 बनता है, तो मैं 700 की वो चीज़ उनको बेच दूंगा, तो वो मेरा ट्रेड डिस्काउंट हो गया। कैश डिस्काउंट क्या होता है? एक्चुअली कैश डिस्काउंट हमें ज़्यादातर डेटर्स होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने हमको पेमेंट करनी होती है बट इनके पास उस टाइम पैसे नहीं होते। तो लास्ट में हम जब उनको बोलते हैं कि भाई हमारी पेमेंट कर दीजिए, तो ये बोलते हैं हम पेमेंट कर देते हैं बट यार वन कंडीशन, प्लीज गिव सम अस डिस्काउंट। तो मैं उसको बोलता हूँ भाई आपने मेरे 5,000 रुपये देने थे, 5,000 देने हैं, तो 5,000 अगर आपने मुझे पे करना है, चलो मैं आपको 5% डिस्काउंट दे दूंगा। तो मैं इसका 5% डिस्काउंट निकालने के बाद 250 रुपये होता है, इसमें माइनस करने के बाद 4,750 रुपये अमाउंट बनती है, भाई मेरे आप इतने पेमेंट दे दो। तो ये एट द टाइम ऑफ पेमेंट हो गया, पेमेंट के टाइम पर मैंने इसको डिस्काउंट दिया और मैंने पैसा अपना ले लिया। तो ये सेलिंग के टाइम पर, ये पेमेंट के टाइम पर, ठीक है। तो इसके बाद प्रॉफिट, हमारी और कुछ आइटम्स हैं, कुछ और आइटम्स हैं, दैट इज द प्रॉफिट। हमारा एक और आ जाता है इसमें हम 14, 15 प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या चीज होती है? व्हेन आवर रेवेन्यू, जब रेवेन्यू जो होता है इज मोर देन एक्सपेंसेस, कि जब हमारा रेवेन्यू जो होता है
हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए तो प्रॉफिट हो जाता है, उस केस में वो हमारा प्रॉफिट बनता है। मान लेता हूँ कि मेरा रेवेन्यू जो बना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरा रेवेन्यू था 50,000, तो मेरे एक्सपेंसेस हो गए 40,000, तो टोटल अमाउंट जो 10,000 बचा, व्हाट इज दिस, दैट वन इज माय प्रॉफिट। एंड सेम लॉस के केस में आ जाता है। लॉस के केस में हमारा वाइस वर्सा हो जाता है, उसमें हमारे एक्सपेंसेस जो हो जाते हैं वो रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक्सपेंसेस मान लेता हूँ कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए 50,000, रेवेन्यू मेरा 40,000 हो गया, तो मेरे पास 10,000 का क्या बचा, एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए, तो ये मेरा लॉस बन जाता है। इस तरह हमारे पास और छोटे छोटे टॉपिक हैं। कुछ स्टॉक नाम से एक टॉपिक है, छोटा टर्म है। स्टॉक क्या होता है, वट एवर वी कीप इन अवर हैंड, जब कोई ज़रूरत पड़ेगी तो वी विल सेल दैट। सो ये हमारे सारे टॉपिक हैं। जिनको ये समझ में आ गया वेल एंड गुड, जिनको कोई भी इशू है मुझे वो मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जिन लोगों ने आज मेरा चैनल पहली बार देखा, सो काइंडली प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करो,